हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट क्लास 11 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 2.6 को स्टार्ट कर रहा हूं। तो भाई आपको पता है इससे पहले एक लेक्चर मैं आप लोगों को अपलोड कर चुका हूं बेसिक के ऊपर, जिसके अंदर मैंने एंड में आप लोगों को पढ़ाया था कि कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। और उस वक्त मैंने आपको बोला भी था कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को आगे लेके चलेंगे। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट। आज हमें यह समझना है कि कंसिस्टेंट सिस्टम के लिए क्राइटेरिया क्या होगा, कि हम कैसे पता लगाएं देखकर कि किस तरीके से हम ये साबित करें कि ये कंसिस्टेंट सिस्टम है क्या नहीं। मतलब कि ये जो एक लीनियर इक्वेशन का सिस्टम आप लोगों के सामने नजर आ रहा है और ये एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट की वैल्यू है, जिस वजह से हम बोल सकते हैं कि ये जो सिस्टम है ये एक नॉन होमोजीनियस है, लीनियर इक्वेशन से सारी। तो ये एक सिस्टम बन चुका है। अब आपसे मैं पूछूं कि स्टूडेंट्स मुझे जरा ये बताएं, क्या ये सिस्टम जो आपके सामने है क्या ये कंसिस्टेंट सिस्टम है या इनकंसिस्टेंट सिस्टम है? तो मैं इसको बता दूं कि कंसिस्टेंट में क्या होता है और इनकंसिस्टेंट में क्या होता है, तो जल्दी से बता देता हूं। कंसिस्टेंट सिस्टम में होता क्या है, जो आपके सामने सिस्टम होता है ना, उसके अंदर जो वेरिएबल्स आ रहे हैं जैसे कि x1 x2 x3 इस कंडीशन में ये आ रहे हैं, तो इसके जो सॉल्यूशन निकालेंगे वो क्या होंगे? यूनिक होंगे, वरना इनफाइनाइट होंगे। क्लियर है? और इनकंसिस्टेंट सिस्टम में क्या होता है कि इस सिस्टम के अंदर से आप जब वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। और अगर वैल्यूज आएगी, यूनिक सॉल्यूशन आएगी या इनफाइनाइट आएंगे, तो वो होता है कंसिस्टेंट सिस्टम। अब हमें तो बताना है, किसी को कैसे बताएंगे, तो उसी को समझना है आज। तो जल्दी से स्टार्ट करता हूं स्टूडेंट। उससे पहले आप लोगों को ये पढ़ना जरूरी है कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है। तो जल्दी से सुन लो स्टूडेंट, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल हलवा है। अब आप अगर इस इक्वेशन में देखें, तो अगर मैं आपसे पूछूं कांस्टेंट कहां पर है, आप बोलेंगे सर b1 एक कांस्टेंट, b2 एक कांस्टेंट और b3 एक कांस्टेंट। और आपको पता है कि हम इस सिस्टम को हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। और वो कौन सी फॉर्म होती है? ax इज इक्वल टू b। पिछली वाली वीडियो में बहुत डिटेल में बताया ये बात। a क्या होता है? a होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि ये सारे वेरिएबल्स के कोफिशिएंट में मैट्रिक्स बनता है ये। x क्या होता है? x जो होता है ये अननोन का एक मैट्रिक्स बनता है, जो एक कॉलम मैट्रिक्स होता है। और ये b क्या होता है? b भी एक कॉलम मैट्रिक्स होता है, जिसके अंदर सारे क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। ये बात है मैं बता चुका हूं, इसलिए स्टूडेंट जरूरी है कि आप पुराना वाला पहले पिछले वाला लेक्चर जरूर देखें और उसके बाद ही ये वीडियो देखें, ताकि आपको हर चीज समझ में आए। चले भाई, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में होता क्या है, सिंपल आप क्या करेंगे, ये जो कॉलम मतलब ये कांस्टेंट जो मैट्रिक्स है, जो कांस्टेंट मैट्रिक्स होगा उसको आप ऐड कर देंगे ए वाले मतलब कोफिशिएंट मैट्रिक्स के अंदर, कॉलम के अंदर, लास्ट कॉलम के अंदर। क्लियर है? कैसे वो मैं आपको समझाता हूं। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax इक्वल टू b लिखते हैं हम इसको, इज ऑब्टेन्ड बाय, कैसे हासिल होगा? बाय एडिंग कांस्टेंट मैट्रिक्स। कांस्टेंट मैट्रिक्स कौन है? b है। एज कैसे? लास्ट कॉलम ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स कौन है? a, इसके लास्ट कॉलम में हम इसको क्या कर देंगे? कांस्टेंट मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे, तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा वो मिलेगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। सर कैसे? तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं, उसको डिनोट करने का तरीका भी देख लें। इट इज डिनोटेड बाय AB। कंसीडर सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल्स। तो आपको तो नजर आ भी रहा है कि इस इक्वेशन के अंदर ये एक नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है और साथ ही साथ इसके अंदर कितने वेरिएबल्स हैं? x1 एक वेरिएबल, x2 एक वेरिएबल, x3 एक वेरिएबल, तो 3 वेरिएबल हो गए। तो अब ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से कैसे हासिल करेंगे, तो वो देख लें। देखिए भाई, ए भी मैं कब बोलूंगा, ए भी मैं कब बोलूंगा, सुनते जाएं सुनते जाएं। मैं ए लिख के दिखाता हूं पहले ए क्या होगा। तो ए सुन ले क्या होगा। देखें, ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा? कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा। और कब मिलेगा? इन सारे वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को क्या लिख दें? a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। क्लियर है? अब मैं सिर्फ क्या करूंगा, मुझे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स चाहिए।
तो मैं सिर्फ एक छोटा सा काम ये करूंगा। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को डिनोट करने का तरीका होता है ए बी। क्लियर है? अभी लिखवाया है ये रहा। अब क्या करूंगा इसके मुताबिक, अगर मैं चाहता हूं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पाना, उसके लिए मुझे बस छोटा सा काम करना है। और वो पता है छोटा सा काम क्या है, कि मैं बिल्कुल ऐसा कैसे बिल्कुल उतार दूंगा, इसको तो मैं वैसे ही उतार दूंगा, कोई छेड़खानी इसके साथ नहीं करूंगा। चले भाई, इसके अंदर सिर्फ एक छोटा सा काम मैं ये करूंगा। इसके अंदर लास्ट कॉलम के अंदर, अब ये तो मैंने सिंपल उतार दिया, अब इसके लास्ट कॉलम, कौन सा कॉलम, अब ये खाली है तो ये लास्ट कॉलम होगा। अब लास्ट कॉलम के अंदर मैं सिर्फ ऐड कर दूंगा कांस्टेंट मैट्रिक्स जो बी होता है। तो कांस्टेंट मैट्रिक्स कब बनता है, b1 b2 और b3, एक कॉलम मैट्रिक्स होता है। तो बस इसको ऐड कर दूंगा b1 b2 b3, तो इसको ऐड कर दूंगा, तो कर दिया लास्ट कॉलम में। और यहां जाके अब जो ये मैट्रिक्स कहलाएगा, ये मैट्रिक्स कहलाएगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, और जिसको हम डिनोट करेंगे ए बी से। तो इंशाल्लाह ये छोटी सी बात थी, बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्लियर हो चुकी होगी। तो सिर्फ एक दफा रिपीट कर देता हूं, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये जो मैट्रिक्स होता है हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स, सिर्फ उसके अंदर आप कांस्टेंट मैट्रिक्स को ऐड कर देते हैं लास्ट कॉलम के अंदर, तो वो मैट्रिक्स बन जाता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। आसान जबान में बता दिया आप लोगों को। सर इससे फायदा क्या, इससे फायदा है, जब भी तो पहले मैंने आपको ये पढ़ाया, अब पढ़ते हैं उस स्टूडेंट कि कैसे हम पता लगाएंगे उस स्टूडेंट कि कोई भी सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। तो जल्दी से देख ले, इसका क्राइटेरिया को समझ लेते हैं फटाफट। तो कंसिस्टेंसी के लिए देख लेते हैं पहले क्या है। अगर रैंक ऑफ ए, जो भी ए मैट्रिक्स आपको कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स जो मिलेगा वो ए मैट्रिक्स होगा, तो आप उसका रैंक देखेंगे। लेकिन रुक जाए, सुनिएगा, रैंक की बात आई है यहाँ पर। आप बोलेंगे सर बिल्कुल आई है, और मुझे एक बात बताएं, हम लोग क्या रैंक निकालना सीख के नहीं आए? आप बोलेंगे सर बिल्कुल सीख के आए। रैंक मालूम करने के लिए मैट्रिक्स हम क्या करते हैं? आप बोलेंगे सर जो मैट्रिक्स हमें गिवन होता था, हम उसको सबसे पहले क्या करते थे, इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते थे, और उसके बाद हम देखते थे कि कितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है। जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होती थी वही उसी मैट्रिक्स का रैंक होती थी। ऐसा ही है बात? आप बोलेंगे सर बिल्कुल यही पढ़ाया आपने। बिल्कुल स्टूडेंट, यही पढ़ाया मैंने आपको। तो इससे ये बात समझ में आ गई। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, आप ए मैट्रिक्स को लिखेंगे। सही, सबसे पहले तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन सुनते जाइएगा। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन आपको दिया जाएगा, दे दिया। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसको, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, चाहे वो होमोजीनियस हो या नॉन होमोजीनियस हो, आप उसको सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ax इक्वल टू बी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कर दिया। उसके बाद आप ये क्या करेंगे, आप करेंगे ये स्टूडेंट कि जो ए मैट्रिक्स होगा, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है, उसको आप बनाएंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, मतलब ये वाला मैट्रिक्स ए बी बन गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आने के बाद आप इसके ऊपर एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस को अप्लाई करेंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे इक्लोन फॉर्म के अंदर। और जब वो इक्लोन फॉर्म में आ जाए तो आप ए बी मैट्रिक्स का रैंक मालूम कर लेंगे। और आप बोलेंगे सर ए मैट्रिक्स का रैंक कैसे? तो भाई देखिए सिंपल सी बात है थोड़ी सी, वो मैं आपको जब मैं सॉल्व करवाऊंगा उसी वक्त बता दूंगा। बंदा अभी समझ में ना आया, कंफ्यूज हो जाए, इसलिए अभी नहीं बता रहा, उसी वक्त सवाल करते हुए बता दूंगा। क्लियर है? तो भाई रैंक का बहुत ख्याल रखना है। तो इस तरीके से रैंक मिल जाएगा। तो अब रैंक के बाद आ जाते हैं। अगर रैंक ऑफ ए, मैट्रिक्स ए का जो रैंक है, अगर वो बराबर है मैट्रिक्स ए बी के रैंक के, मतलब ए बी मैट्रिक्स का जो रैंक है और ए मैट्रिक्स का जो रैंक है, वो दोनों के दोनों क्या है, बराबर। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स ए का जो रैंक है वो 2 है, मैट्रिक्स ए का रैंक क्या है, 2 है, और ए बी मैट्रिक्स का रैंक भी क्या आ गया, 2। तो ये दोनों बराबर होगा। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि अगर n क्या है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, नंबर ऑफ अननोन्स। इस वाले सिस्टम के अंदर अगर आप देखें तो कितने नंबर ऑफ अननोन्स है? आप बोलेंगे सर x1 एक अननोन, x2 एक अननोन और x3 एक अननोन। तो यहाँ नंबर ऑफ अननोन्स कितने हो गए, 3। तो ये n मतलब हमारे को क्या बता रहा है, 3 हो जाएगा इस कंडीशन के लिए। क्लियर है? तो अगर ये तीनों ही बराबर हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट सिस्टम है। और दूसरी बात ये कि उसके जो सॉल्यूशन निकलेगा, मतलब जो ये वेरिएबल्स की जो वैल्यूज निकलेंगी वो भी क्या होंगी, यूनिक होगी, खास होंगी।
क्लियर है? तो देन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात में भी एक चीज कॉमन है कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए भी दोनों बराबर होना चाहिए। मतलब अगर रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है 2 है, तो रैंक ऑफ ए भी क्या होना चाहिए 2। उसके बाद आप आगे जाएंगे। उसके बाद अगर आप आपने देखा कि जो n है, n तो आपको पता है नंबर ऑफ अननोन्स है, तो उस कंडीशन के अगर क्या हो, इस वाली वैल्यू से अगर n की वैल्यू क्या हो, n से छोटे हो। फॉर एग्जांपल अभी अगर आप इस कंडीशन में देखें तो नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं 3, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में यही तो है कि जो रैंक है और जो अननोन्स है, तो अननोन से जो रैंक है वो छोटा है, 2 और 2 3 से क्या है, छोटा है, तो आप बोलेंगे 2 लेस देन 3। तो इस कंडीशन के अंदर अगर ऐसी कंडीशन में आ रहा है कि नंबर ऑफ अननोन्स ज्यादा है और रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स कम है, तो उस कंडीशन में जो मैट्रिक्स मतलब उसके जो सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम क्राइटेरिया में तो आ गया, वो सिस्टम कंसिस्टेंट तो हो गया, लेकिन क्राइटेरिया में एक चीज हमें पता चली कि वो जो सिस्टम है ना, उसके क्या निकलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्योंकि आपको पता है कंसिस्टेंट सिस्टम में हम दो बातें पढ़ते हैं, या तो सिस्टम के यूनिक सॉल्यूशन होगा या तो सिस्टम में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो दोनों बातें पता होनी चाहिए कि कब कौन इनका कंसिस्टेंट सिस्टम होने के बाद उस लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे या यूनिक, दोनों बातें पता होनी चाहिए। तो नोट करिएगा इन बातों को जो मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी बात, इनकंसिस्टेंट क्राइटेरिया क्या होगा, चले भाई ये भी देख लेते हैं। देखिए भाई इस कंडीशन में बहुत आसान है, आप देखिएगा रैंक ऑफ ए और आप देखिएगा रैंक ऑफ ए बी, अगर ये दोनों बराबर ना हो, तो इसका मतलब ये है कि वो जो सिस्टम आपको दिया गया है ना, वो एक इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। मतलब ये कि उसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। सॉल्यूशन से मुराद उस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल्स है उनकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी। समझ में आई बात? इंशाल्लाह बात समझ में आ चुकी है। तो इस बात को फॉलो करें और अपनी जिंदगी को आसान बनाएं। चलें भाई अब मेन चीज की तरफ बढ़ने जा रहा हूं स्टूडेंट, कि अगर आपको कोई भी इक्वेशन, ये तो इक्वेशन है आपके सामने देखी हुई, अब इसको सॉल्व करना कैसे है, मतलब ये देखिए, इससे तो आप सिर्फ क्या मालूम करेंगे, इससे आप सिर्फ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में मालूम करेंगे। यही है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल, लेकिन मैंने अभी आपको ये बताया ही नहीं कि अगर आप इस मैट्रिक्स में आप लिख रहे हैं तो आप किस तरीके से लीनियर इक्वेशन सिस्टम की वेरिएबल्स को मालूम कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल कि x1 की वैल्यू कैसे पता करें, x2 की वैल्यू कैसे पता करें, x3 की वैल्यू कैसे पता करें, ये तो नहीं बताया मैंने अभी आपको, नहीं बताया ना, बिल्कुल नहीं बताया। क्लियर है? तो इसका मतलब ये अभी तो अब उसकी तरफ बढ़ना है। 4 मेथड है हमारे पास, तो इन चारों मेथड को 1 बाय 1 करके आपको समझाता हूं कि उन 4 मेथड के जरिए आप कैसे लीनियर इक्वेशंस की सॉल्यूशन मालूम कर पाएंगे। सो अब यहाँ स्टूडेंट समझने जा रहे हैं सबसे पहले मेथड को, वो कहलाएगा इन्वर्जन मेथड। तो देख लेते हैं फटाफट मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को। और यहाँ पर इन्वर्जन का नाम आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैट्रिक्स का इन्वर्स करना ज़रूरी होगा। तो बहुत आसान मेथड है, तो जल्दी से देख लें। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ले लिए, ये आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो बाय यूजिंग इन्वर्जन मेथड के ज़रिए हम मालूम करेंगे फॉलोइंग स्टेप के ज़रिए। तो देखें ज़रा स्टूडेंट, सबसे पहला स्टेप हम यहाँ क्या करेंगे, राइट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द मैट्रिक्स फॉर्म ax = b। देखिए भाई स्टूडेंट्स, आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगी उसको हम क्या कर देंगे, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो है ax = b। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर जो भी मैट्रिक्स गिवन होगा उसको हम a मान लेंगे और a का इनवर्स फाइंड करेंगे अगर एग्जिस्ट है। एग्जिस्ट है मतलब क्या है, आप सबसे पहले उस मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। अगर वो मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका इन्वर्स मौजूद नहीं होगा, अगर नॉन सिंगुलर है तो उसका इन्वर्स मौजूद होगा। तीसरा पॉइंट ये है कि आप x को मालूम करेंगे, मतलब x क्या है, जो अननोन्स जो हमें फाइंड आउट करने हैं। कैसे? आप क्या करेंगे, A इन्वर्स जो आप निकालेंगे उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे B वाले मैट्रिक्स से, और B वाला कौन सा मैट्रिक्स होगा, कांस्टेंट मैट्रिक्स। और याद रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ वर्क करेगा किसके लिए, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए। क्लियर है? चले भाई ये बात भी क्लियर हो गई। नोट वाले करने वाला पॉइंट ये है स्टूडेंट कि द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड वर्क्स व्हेन द गिवन सिस्टम इज
कंसिस्टेंट। मतलब ये है कि ये जो आपको जो इन्वर्जन मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं वेरिएबल्स को फाइंड करने के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ वर्क करेगा जब वो सिस्टम क्या हो, कंसिस्टेंट हो, और दूसरी चीज़ उसके जो सॉल्यूशन है वो क्या होने चाहिए, यूनिक। लेकिन अब दिमाग में ख्याल ये आएगा कि सर क्या हम सबसे पहले क्या ये मालूम करेंगे कि वो सिस्टम कंसिस्टेंट है और उसके यूनिक सॉल्यूशन है? नहीं स्टूडेंट, सवाल में बोला जा रहा है जो मेथड इस्तेमाल करने का, आप सिंपल उसी मेथड से करेंगे काम, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। सिर्फ ये नोट करने का वाला पॉइंट है कि अगर आपको कभी कोई मेथड गिवन ना हो और आप करना चाहते हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो मैं मेथड आपको करवा रहा हूँ उसकी कंडीशन है। लेकिन अगर सवाल जब करेंगे तो आपको पहले ही बता देगा इस मेथड से करना है, तो सिंपल आप उस मेथड से कर देंगे। तो ये सिर्फ नोट करने वाली पॉइंट है, एमसीक्यू से पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इसको नोट करें और याद रखिएगा। सो आइए बढ़ते हैं दूसरे मेथड की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है सेकंड मेथड, और वो है क्रैमर्स रूल। बहुत ही मशहूर है स्टूडेंट। तो आए जरा इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात वही चीज़ रिवाइज कर लें जो मैंने अभी आपको पढ़ाई थी, है ना। तो क्या बताया था मैंने आप लोगों को कि एक इक्वेशन मानेंगे और उसके अंदर से आप क्या करेंगे, उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आप कैसे लिखेंगे, ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखेंगे। ए क्या होगा आपको कब से बता रहा हूं, ए हमारे पास वो सारे अननोन्स का क्या होगा, कोफिशिएंट होगा जो मैट्रिक्स बन जाएगा ए। एक्स क्या होगा, अननोन का मैट्रिक्स होगा जो कॉलम मैट्रिक्स होगा। बी क्या होगा, वो भी एक कॉलम मैट्रिक्स होगा जिसके अंदर सारे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। क्लियर है। तो अब क्या करेंगे, देखें स्टूडेंट, सबसे मेन काम जब ये आप इस काम पे पहुंच जाएं तो उसके बाद आपको सबसे पहला काम ये करना है, क्रैमर्स रूल लगाने का तरीका बता रहा हूं। आप सबसे पहले ये जो ए वाला मैट्रिक्स जो बनता है जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स, उसका आप सबसे पहले लेंगे डिटर्मिनेंट। उसका डिटर्मिनेंट लेंगे और वो डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 के बराबर आ गया स्टूडेंट, तो फिर आप इस क्रैमर्स रूल को अप्लाई नहीं कर सकते, आप आगे मूव ऑन नहीं कर सकते। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 के बराबर नहीं आया तो फिर आप आगे सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ सकते हैं। तो देन गो टू स्टेप 2, अदरवाइज द मेथड फेल्स। वही वाली बात जो बोली जो मैंने आपको कि मेथड फेल हो जाएगा। ये तो साहब अब आप अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं आया तो आए आप सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या बोल रहे हैं, सेकेंड स्टेप बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। बोल रहे हैं कि कैलकुलेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए2, डिटर्मिनेंट ऑफ ए3। अब सवाल ये पैदा होता है, सर ये ए1 क्या है, ये ए2 मैट्रिक्स क्या है, ये ए3 मैट्रिक्स क्या है, चक्कर क्या है, समझ में नहीं आ रहा। तो वेयर का मतलब क्या है, जहां हमारे पास ए1 कौन होगा, सुनते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ए1 की जब बात आ जाए स्टूडेंट तो आप सिर्फ क्या करेंगे, पहले वाले कॉलम की तरफ गौर करेंगे। ए1 की बात आ जाए तो फर्स्ट वाले कॉलम में आप क्या करेंगे, फर्स्ट वाले कॉलम को क्या करेंगे, कांस्टेंट वाले कॉलम से इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज तो नहीं करेंगे, सिर्फ चेंज करेंगे। क्लियर है, नहीं समझ में आई ना बात, तो मैं आपको समझाता हूं। देखिए भाई, सपोज कर लें कि हमारे पास जो मी मैट्रिक्स हमने बनाया था कॉलम मैट्रिक्स वो था 3 2 1। सपोज कर लें ये बना था वो, क्योंकि कांस्टेंट ही होते हैं उसके अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम ए1 मैट्रिक्स की बात करेंगे तो पूरा ए वाला मैट्रिक्स सेम रहेगा, लेकिन सिर्फ क्या करेंगे, फर्स्ट वाले कॉलम के अंदर हम सारे कांस्टेंट को इंटर कर देंगे। और जब हम ए2 की बात करेंगे तो सेकेंड कॉलम में वो सारे कांस्टेंट रख देंगे। और जब हम थर्ड कॉलम मतलब ए3 की बात करेंगे तो थर्ड कॉलम में सारे कांस्टेंट रख देंगे। सिर्फ इतना सा काम आप लोगों को करना है। क्लियर है, तो समझ में आ गया कि ए1 ए2 ए3 कहाँ से आएगा, इंशाल्लाह बात समझ में आ गई। तो जब आपको मिल जाएगा तो आप इनके डिटर्मिनेंट्स मालूम करेंगे। और जब आप लोग ए1 का डिटर्मिनेंट, ए2 का डिटर्मिनेंट और ए3 का डिटर्मिनेंट भी मालूम कर लेंगे तो फिर आप लोग थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ सकते हैं। थर्ड स्टेप में हम लोग अननोन्स को फाइंड करेंगे जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन में दिए गए थे एक्स वाई जेड। वो कुछ भी हो सकते हैं, अननोन तो कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ एक्स वाई जेड का अननोन बोला गया है। 3 अननोन है, एक एक्स अननोन है, एक वाई अननोन है और एक जेड अननोन है। क्लियर, तो हम क्या करेंगे, देखिए यूज करेंगे, हम बोलेंगे एक्स के लिए क्या होगा, एक्स के लिए हमारे पास क्या होगा, ए1 के डिटर्मिनेंट को डिवाइड करवा देंगे
ए के डिटर्मिनेंट से, तो हमारे को x की वैल्यू मिल जाएगी। y की वैल्यू कैसे मिलेगी कि आप डिटर्मिनेंट ऑफ a2 को डिवाइड करवा देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a से, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। और z की वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, a3 के डिटर्मिनेंट को डिवाइड करवा देंगे a के डिटर्मिनेंट से, आपको z की वैल्यू मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह ये बात क्लियर हो चुकी है, कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा स्टूडेंट। तो भाई अब स्टूडेंट आपके ज़हन में ख्याल भी आ रहा होगा कि सर बस कंप्लीट है। बिल्कुल स्टूडेंट कंप्लीट है, सारा काम हो चुका कंप्लीट। तो नोट करने वाली बात, नोट तो वैसे आपको ज़रूरी तो नहीं था नोट करवाना, लेकिन पता चलेगा आपने इस बात पे गौर ना किया हो, तो अब गौर कर लेंगे इस बात के ऊपर। चले भाई, लिखा हुआ नोट करने वाली बात कि इस मेथड को कब इस्तेमाल कर सकते हैं सर। सिंपल सी बात शुरू में ही बताया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 आ गया तो याद रखिएगा इस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते। तो इन्होंने यही बात बोली है कि दिस मेथड, ये मेथड वर्ड्स ओनली, ये सिर्फ और सिर्फ काम करेगा कब, व्हेन, जब द गिवन सिस्टम, जो हमारे को सिस्टम दिया जाएगा लीनियर इक्वेशन का, हैज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से क्या मुराद होती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से मुराद ये होती है ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो बोल रहे हो सिस्टम का, गिवन सिस्टम का हैज नॉन सिंगुलर कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स से मुराद क्या है, ए का, ए हम बोलते हैं ना इसके अंदर कोफिशिएंट मैट्रिक्स कौन होता है, ए ही तो होता है। तो ए का डिटर्मिनेंट, ए जो मैट्रिक्स होना चाहिए वो याद रखिएगा नॉन सिंगुलर होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात थी, वैसे यहाँ पे नोट करने वाली बात तो कुछ थी नहीं, लेकिन अगर किसी ने गौर ना किया हो तो अब मेरी बात पे आप लोगों ने गौर कर लिया होगा और इस बात को याद भी रखेंगे। तो कब इस मेथड को अप्लाई करना है, क्लियर है। तो आए बढ़ते हैं थर्ड मेथड की तरफ। यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है गॉस एलिमिनेशन मेथड। आए इसको जरा अच्छे तरीके से समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चौथा मेथड आएगा जॉर्डन मेथड। बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ पर इक्विलॉन फॉर्म है और वहाँ पर रिड्यूस इक्विलॉन फॉर्म है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। और आपको ये सवाल में एक एग्जाम्पल के जरिए भी करवाऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ऐसे समझाने की कोशिश करूँ आप लोगों को कभी भी समझ में नहीं आएगा, आप फंस जाएंगे एंड में आगे, क्योंकि वो थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, एक दफ़ा समझा दूंगा क्लियर हो जाएगा। अब जल्दी से देख लें मेथड क्या है, इन मेथड को फॉलो करेंगे और एग्जाम्पल में इस्तेमाल करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले बात ये बोल दिया गया है कि कौन सा किसने मेथड दिया था, उनका पूरा नाम था कार्ल फ्रेडरिक गॉस, और जब इसके नाम पे लिखा हुआ गॉस एलिमिनेशन मेथड, और इसी को हम इक्विलॉन फॉर्म भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इक्विलॉन फॉर्म का यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। कैसे वो देखते जाएं। सबसे पहली बात, इस मेथड को यूज कहाँ किया जाए सर, तो याद रखिएगा ऐसा सिस्टम ऑफ, आपको मैं पढ़ा चुका हूँ कि होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है ना। तो यहाँ और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए ही ये काम करेगा ये मेथड। नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन से मुराद ये है कि ऐसी इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसके अंदर कांस्टेंट होंगे। क्लियर, ये बात को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला तरीका, मतलब पॉइंट्स बाय करेंगे लाइन बाय लाइन। सबसे पहला पॉइंट जो आपको देखना है वो ये है कि राइट सब में देखिए जितने भी मेथड, 4 मेथड बताऊंगा, इन चारों मेथड में आपको यही काम करना। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी जाएगी उसको आप लिखेंगे किसके अंदर, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर है, तो लिखेंगे राइट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू द मैट्रिक्स फॉर्म A इज इक्वल टू B। लिख दिया सर। आगे क्या करेंगे, दूसरी चीज मैंने यहाँ डायरेक्ट सेकंड पॉइंट में क्या लिख दिया कि कन्वर्ट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। लेकिन सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को पहले बनाएंगे। और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कब मिलता है कि जब आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स के अंदर जो लास्ट कॉलम होता है उसके अंदर आप कॉलम मतलब कांस्टेंट मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, तो उससे हमें मिल जाता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जब आपको मिल जाए तो आप उसको इक्विलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता भी चुका हूं ना, जब मैंने आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पढ़ाया था उसमें ये बात बताई थी मैंने। तो बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे और उसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को आप क्या कर देंगे, इक्विलॉन फॉर्म में ले आएंगे। क्लियर। चौथा मतलब थर्ड पॉइंट क्या है कि फाइंड x बाय डिटैचिंग द लास्ट कॉलम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, फॉर एग्जांपल ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्विवेलेंट मैट्रिक्स इक्वेशन A इज इक्वल टू B। अब देखो स्टूडेंट,
ये पॉइंट समझाना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि ये बोल रहा है हमें एक्स मालूम करना है बाय डिटैचिंग द लास्ट कॉलम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अभी उसने जो बात बोली ना, मैं आपको समझाता हूँ एक क्वेश्चन के जरिए, समझ रहे हैं? तो वो जो ये लास्ट बात है ना, तो आपको मैं समझाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, तो आप इसको नोट करें, उसके बाद हम एग्जाम्पल के जरिए इसको अप्लाई करते हैं इन पॉइंट्स को। सो स्टूडेंट इस एग्जाम्पल को करते हैं फटाफट। तो यहाँ पर आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है और ये एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, दिख रही है हमारे को क्योंकि यहाँ कांस्टेंट नजर आ रहे हैं। अब सबसे पहला पॉइंट कहता है हमारे को कि इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, एक मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे, वी राइट, हम लिखते हैं द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन दी मैट्रिक्स फॉर्म। किसके अंदर लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर। क्या है, ax इज इक्वल टू बी। ये जो ये वाला x है ना, जो कौन सा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर सारे अननोन्स होते हैं, तो ये वाला x है। क्लियर है? चले भाई, तो भाई ए क्या होगा, ए आपको पता है, जो सारे यहाँ पर जो हमारे पास वेरिएबल्स है, अननोन्स है, उनके कोफिशिएंट से मिलके जो ये ए मैट्रिक्स बनता है, जब भी इसका नाम होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो भाई देखिए, x का कोफिशिएंट क्या है 1, y का कोफिशिएंट क्या है 5, z का कोफिशिएंट क्या है 2, x का कोफिशिएंट क्या है 1, y का कोफिशिएंट क्या है 1, z का कोफिशिएंट क्या है 7। उसके बाद y का कोफिशिएंट क्या है, सॉरी, अब देखिए x इसमें नहीं है, तो x नहीं है तो क्या लिखेंगे 0, और y का कोफिशिएंट क्या है -3, और z का कोफिशिएंट क्या है 4। क्लियर है? इस बात का ख्याल रखिएगा, पता चले आप गलती कर दें। तो यहाँ पहले वाले कॉलम के अंदर सारी x की वैल्यू होती है, सेकंड कॉलम में y, थर्ड कॉलम में z की होती है। चलें भाई, क्लियर हो गई। अब x वाले की बात करें, x में क्या हो गया, सारे अननोन, और ये क्या होगा, एक कॉलम मैट्रिक्स होगा। तो कितने अननोन है, x y z, तो पहले मैं x लिखूंगा, फिर मैं लिखूंगा y, और फिर मैं लिखूंगा z। क्लियर? और b क्या होगा, जिसके अंदर सारे कांस्टेंट हो गए, और वो भी एक क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स होगा। तो क्या होगा 9 6 2, 9 6 माइनस का 2। अब सुनिएगा वो स्टूडेंट मेरी बात को, ax इक्वल टू बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जब हम a वाले मैट्रिक्स को x वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, b वाले मैट्रिक्स की। यही बात है ना, ये बिल्कुल यही बात है। अब सुनते जाइएगा स्टूडेंट, सुनते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। सेकंड पॉइंट हमें क्या बोलता है, बोलता है कि कन्वर्ट, यहाँ पर थर्ड पॉइंट है वैसे तो, ये सेकंड पॉइंट में हम क्या करते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो नाउ वी विल फॉर्म ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, और जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, ए बी से। और वो कब मिलता है हमारे को, जब हम इस मैट्रिक्स के अंदर, कोफिशिएंट मैट्रिक्स के अंदर लास्ट कॉलम के अंदर इस वाले का मतलब कांस्टेंट मैट्रिक्स को ऐड कर दें। तो सुनते जाइएगा, सबसे पहले तो आप इस मैट्रिक्स को ऐसे लिख देंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स को जैसा है लिख देते हैं फटाफट। तो 0 -3 और ये आ गया 4। अब आप क्या करेंगे, लास्ट कॉलम के अंदर ये जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है उसको ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाएगा। तो 9 6 -2। अब ये क्या बन गया, एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गया। अब सर क्या करें, सिंपल है, इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम कन्वर्ट करेंगे इक्लोन फॉर्म में। कौन से मेथड को अप्लाई करके, बाय एलिमिनेशन, बाय रो एलिमिनेशन मेथड के जरिए। चलिए बात क्लियर हो चुकी है। बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस के जरिए हम इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को इक्लोन फॉर्म में ले आएंगे। और स्टूडेंट जॉर्डन मेथड सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, हर पॉइंट सेम रहेगा, इसलिए मैं अलग से नहीं करवा रहा उसको। तो आप लोग इसी को सेम टू सेम हर पॉइंट को कॉपी करेंगे। सिर्फ एक काम क्या करेंगे, जॉर्डन मेथड के अंदर, जॉर्डन मेथड के अंदर सिर्फ आप मैट्रिक्स को इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते हो स्टूडेंट, रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। बस इतना सा दोनों में क्या है, डिफरेंस है स्टूडेंट। तो सब चीजें वही रहेगी, ये एग्जांपल भी वही रहेगी, कोई मसले वाली बात नहीं। सिर्फ आप क्या करेंगे, यहां से चेंज होता है, यहां से हम इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड के अंदर। लेकिन जॉर्डन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को किस में कन्वर्ट करते हैं, रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में, और वही एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस अप्लाई करके। चले भाई, तो हम इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए रो ऑपरेशन लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने नहीं लगाया क्योंकि वो तो मैं सिखा चुका हूँ, तो डायरेक्ट मैंने आपके सामने लिख दिया कि ये आपके सामने मिलेगा। एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस के बाद ये आपके सामने इक्लोन फॉर्म आ जाएगी, ये इक्लोन फॉर्म आ चुकी है। अब सर इसके बाद जो स्टेप था मैंने आपको नहीं बताया क्या था, वो था कि हम x को मालूम करेंगे बाय डिटैचिंग द लास्ट कॉलम। इसका लास्ट कॉलम कौन सा है, आप बोलेंगे सर ये वाला जिसके अंदर 9 3/4 और ये 1 है, ये कहलाएगा
इस मैट्रिक्स का लास्ट कॉलम। ऐसा ही है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन एक मुझे छोटी सी बात तो पता है। आप बोलेंगे सर बताएं, बिल्कुल बताएं। सुनिएगा स्टूडेंट यहाँ पे मेरी बात को, हम ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कब मिला था? आप बोलेंगे सर ये हमने जब फॉर्म किया, जब हमने इसके लास्ट कॉलम में हमने इस वाले कांस्टेंट मैट्रिक्स को ऐड किया था। तो ये भी अभी भी एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, मतलब तो यही हुआ कि अभी भी जो लास्ट कॉलम है ये क्या है? असल में तो कांस्टेंट मैट्रिक्स ही होगा अभी भी। और ये यहां से लेके यहां तक ये क्या होगा? ये तो अभी भी क्या होगा? कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा। तो इसका मतलब ये बात इसने कही हमारे को कि x मतलब वो सारे अननोन से जो हमारे x कॉलम के क्या है, सारे अननोन से x भी इसके अंदर आ रहा है, y भी इसके अंदर आ रहा है, z भी आ रहा है। तो हम इस अननोन्स को मालूम करेंगे बाय डिटैचिंग द लास्ट कॉलम को लेके बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अब देखिए लास्ट कॉलम लाए कहां से थे? आप बोलेंगे सर ये कॉलम मैट्रिक्स से लाए थे, तो हम इसको वापस उसी की जगह भेजेंगे क्योंकि ax इक्वल टू बी है। तो बस इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे इसको, इस वाले कॉलम को हम इसकी वापस ओरिजिनल पोजीशन में भेज देंगे और a वाला जो बचा है उसको इसकी पोजीशन में ले आएंगे और x अपनी जगह पर है। तो हम क्या लिखेंगे? हमने हासिल क्या किया स्टूडेंट? तो वी गेट, हमने हासिल ये किया स्टूडेंट, a हमारे पास क्या होगा? अब देखें यहां से लेके यहां तक क्या है? a होगा। तो a हमारे पास क्या हो जाएगा? देखते हैं 1 0 0 5 1 0 2 माइनस का 5/4 और ये आ गया 1। क्लियर? या a आ गया। उसके बाद x क्या होगा? जिसके अंदर अननोन हो गए। तो x हमारा मैट्रिक्स क्या है? x y z और उसके बाद इज इक्वल टू b। तो b हमारे पास क्या है? ये लास्ट वाला कॉलम, इसको ओरिजिनल पोजीशन पहुंचा देंगे। तो क्या हो जाएगा? 9 3/4 और ये आ गया 1। चलिए अब सर क्या करें? ये सवाल आता है, यही मसला आता है, यही तो मैं समझाना चाहता हूं आप लोगों को। तो सुनते जाइएगा स्टूडेंट, मेरा एक छोटा सा सवाल है आप लोगों के लिए। आप बोलेंगे सर बिल्कुल बताएं, सुनते जाइएगा। देखिए भाई ये चीज और ये चीज क्या है? बराबर ऐसा ही है। आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल मानेंगे, इस बात से आप लोग एग्री करेंगे। क्लियर? अब देखिए फायदा क्या है, इतना मजेदार फायदा है, लेकिन इस फायदे को समझाने के लिए मुझे रिमूव करना पड़ेगा। तो आप इसको नोट करें, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। कर लिया ना नोट? स्टॉप करके नोट कर सकते हैं, तो वो तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप लोग कर लेंगे, समझदार तो है वैसे ही। चले भाई अब देखो स्टूडेंट, अब मेन काम शुरू है, जल्दी से सुनिएगा, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करना चाहता, तो बस इंपॉर्टेंट बात को फटाफट सुन लो स्टूडेंट, देखते जाइएगा स्टूडेंट। अब मुझसे एक सवाल, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपको पता है दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या था? आप बोलेंगे सर बिल्कुल, वो तो हम सबसे शुरू में पढ़ के आए हैं, वो क्या था? ये दो मैट्रिक्स नहीं है क्या? आप बोलेंगे सर बिल्कुल दो मैट्रिक्स है, और क्या ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो रहे? आप बोलेंगे सर बिल्कुल हो रहे। और मुझे एक बात बताएं कि यार ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं? तो उसकी कंडीशन क्या थी? उसकी कंडीशन ये थी कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी, नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। तो आप यहाँ देखेंगे सबसे पहले वाले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स को देखेंगे, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है? 1 2 3। और सेकंड वाला मैट्रिक्स, उसकी क्या देखेंगे? नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 2 3। इसका मतलब नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता क्या? आप बोलेंगे सर बिल्कुल करें, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो आए सर मैं आपके सामने करता हूं मल्टीप्लाई, कोई मसले वाली बात नहीं है, सुनते जाइएगा। क्या होगा? ये 1 जाके x से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा? 1x x हो जाएगा। फिर 5 जाके y से मल्टीप्लाई होगा, प्लस आएगा, 5 मल्टीप्लाई होगा क्या होगा? 5 होगा। फिर उसके बाद प्लस आएगा, 2 मल्टीप्लाई किससे होगा? z से। और ये वैल्यू किसके बराबर आएगी? आप बोलेंगे मैट्रिक्स के अंदर इक्वल होने की कंडीशन ही यही होती है कि फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले के बराबर होता है। मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9 के ही बराबर आएगा। तो इक्वल टू किसके बराबर आएगा? 9 के। एक इक्वेशन ये मिल गई, इसको मैं क्या बोलूंगा? फर्स्ट इक्वेशन जो हमें मिली। आए अब सेकंड की बात करें, सेकंड ये रही। अब इसको भी हम क्या करेंगे? इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 0 मल्टीप्लाई बाय x, ये तो 0 है, लिखने की जरूरत है नहीं। 1 मल्टीप्लाई बाय y क्या होगा? सिर्फ y होगा। फिर प्लस आएगा, देखते जाए स्टूडेंट। फिर माइनस का 5/4 मल्टीप्लाई बाय z, तो आप प्लस को हटा दें आप, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो माइनस का 5/4 और ये आ गया z इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा? 3/4 के।
तो ये आ गया। छोटी छोटी बातें जो हम पढ़ के आ गए, अगर आपने सही से नहीं पढ़ी तो बड़ी मुश्किलात हो सकती है। सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ मैं। चले भाई, ये भी हो गई बात। अब थर्ड वाला रो रह गया, इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो 0x = 0, 0y = 0 और 1z = z। तो इसका मतलब सिर्फ z की वैल्यू आएगी इस बार, और z की वैल्यू क्या होगी 1। तो हमें तो एक फायदा हो गया। आप बोलेंगे सर कौन सा फायदा हो गया? अब हमारे पास z की वैल्यू है। तो अब मुझे ये बात बताएं कि जब आपके पास z की वैल्यू आ गई है तो क्या आप मुझे y और x की वैल्यू बता सकते हैं? आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल हलवा काम है। हम क्या करेंगे, z की वैल्यू लेंगे, पुट z = 1 इन इक्वेशन नंबर 2। हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू भी मिल जाएगी। ऐसा ही है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है, यहाँ ये z नजर आ रहा है, इस z की जगह 1 पुट करेंगे तो 5/4 1 सा 5/4 ही आएगा। क्या आएगा? 5/4 ही आएगा। और इक्वल टू 3/4, ये माइनस का 5/4 है, इक्वल टू दूसरा जगह क्या होगा, प्लस का 5/4 होगा। ये 3/4 अपनी जगह पर, ये माइनस का 5/4 इधर है, इक्वल टू दूसरा जगह क्या होगा, प्लस का 5/4 होगा। अगर आप गौर करें दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, उसको मैं एक दफा लिख दूंगा। और ऊपर वाले क्या हो रहे हैं, ऐड। तो 5 और 3 कितने हो गए, 8। तो 4 1 = 4, 4 2 = 8। तो मुझे तो यहां से y की वैल्यू भी मिल गई, तो मैं तो अब और खुश हो गया। तो अब मेरे पास z की वैल्यू भी है, y की वैल्यू भी है, तो मैं क्या x की वैल्यू मालूम नहीं कर सकता? आप बोलेंगे सर क्या बात कर दी आपने, बिल्कुल हलवा काम है। तो अब y की वैल्यू है, उसको भी इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। z की वैल्यू भी है, उसको इस इक्वेशन में पुट करें तो आपको मिल जाएगी स्टूडेंट x की वैल्यू। और इस तरीके से इस मेथड को इस्तेमाल करके हमने सारे अननोन्स की वैल्यूज को मालूम कर लिया जो हमें करना था। तो मजा आ गया स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह मजा आ गया। तो यही आज की वीडियो एंड करता हूं। जॉर्डन मेथड बिल्कुल सेम है, बता चुका हूं। सिर्फ आपको यहां इस स्टेप में क्या होता है, आप उस मैट्रिक्स को क्या करते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को, जॉर्डन मेथड को जब इस्तेमाल करते हैं तो आप उस मैट्रिक्स को, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रिड्यूस इक्विलिब्रियम फॉर्म में लाते हैं यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। और गॉस एलिमिनेशन मेथड के अंदर आप क्या करते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम फॉर्म में लाते हैं बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। सिर्फ दोनों में इतना ही डिफरेंस था स्टूडेंट। तो इंशाल्लाह अच्छी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूं। इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा ताकि कहीं भी कंफ्यूजन नहीं रहे। तो स्टूडेंट आज की वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।